नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी प्रिय चैनल पे। आज हम लेकर के आए हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए शेड्यूल्स को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं तथा 395 आर्टिकल्स हैं। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है भारत का संविधान। और प्रिविलेजेस मिलते हैं एमपी, एमएलए, सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, तो उसको जो है एमपी, उसको यहाँ पे जो है शेड्यूल नंबर 2 में बताया गया है उसके बारे में। ठीक है, मुझे लगा शायद रिकॉर्डिंग रुक गई है, इस वजह से। शेड्यूल नंबर 3 की बात करते हैं तो शेड्यूल नंबर 3 में बताया गया है जो भी हमारे एमपी, एमएलए, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे ही लोग जो ओथ लेते हैं वो शेड्यूल नंबर 3 में इसके बारे में बताया गया है डिटेल में कि जो भी एमपी, एमएलए हमारे हैं या फिर सुप्रीम के जो जज, हाई कोर्ट के जज, ये सारे ही लोग जो ओथ लेते हैं वो शेड्यूल नंबर 3 में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब शेड्यूल नंबर 4 की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन स्टेट्स एंड यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि राज्यसभा में जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगी, जो भी यूनियन टेरिटरीज हो उसमें से जो राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा के एमपी चुन के आएंगे तो उसके बारे में यहाँ पे उनकी कितनी सीटें होंगी टोटल उस पर्टिकुलर स्टेट में या यूटीज में, वो इस शेड्यूल नंबर 4 में बताया गया है। शेड्यूल नंबर 5 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में मल्टीपल ट्राइबल सोसाइटी भी है, एससी, एसटी, मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड है। तो उसमें जो एससी और एसटीज हैं वो कुछ स्टेट्स हमारी ऐसी हैं जहाँ पे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जैसे महाराष्ट्र हो गया है ना एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आप चले जाएंगे तो उन स्टेट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किस तरह से जो है हैंडल किया जाएगा, क्योंकि उन एरियाज़ के लिए कुछ पर्टिकुलरली कमिटीज़ अलग से बनाई जाती हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वो कुछ जो हमारे नॉर्मल स्टेट्स हैं या नॉर्मल यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे वहाँ पे जो एससी और एसटी में यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स में रहने वाले लोग हैं वो थोड़े पिछड़े हैं, तो उनको आरक्षण प्रदान करके हम उन्हें अपने बाकी राज्यों के बराबर, बाकी राज्यों में रहने वाले बराबर लोगों के बराबर लाने के लिए जो है यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। शेड्यूल नंबर 6 की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी, वहाँ पे 4 स्टेट्स को इस शेड्यूल में रखा गया है शेड्यूल नंबर 6 में, जो कि है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जैसा कि अगर आपको ये नाम नहीं याद रहते तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जब आप भारत का मैप बनाएंगे, माफ कीजिएगा, ठीक है, तो ये जब भारत का मैप बनाते हैं तो यहाँ पे जो ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, इधर वाला, यहाँ पे जो है ये 4 स्टेट्स पड़ती हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये एक असम है और असम के अंदर ही मेघालय है। असम के तो आप याद रख सकते हैं असम और उसके अंदर जो स्टेट मेघालय है, तो ये 2 स्टेट, बाकी आपको त्रिपुरा मिल जाएगा और मिजोरम मिल जाएगा। तो ये 4 स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न है जिसको यहाँ पे, जिनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। इसमें एक स्पेशल कमेटी होती है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि तो उसके बारे में भी यहाँ डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है। शेड्यूल नंबर 7 में सब्जेक्ट्स, यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर 3 तरीके से यूनियन, स्टेट्स और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट में जो है वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार जो है यूनियन गवर्नमेंट को होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स में वो स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिसमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो पर्टिकुलरली स्टेट्स को है, जबकि यूनियन टेरिटरीज के लिए अगर बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करता है, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए भी जो भी लॉ और कानून बनते हैं वो सेंट्रल यूनियन लिस्ट में ही आते हैं। इसके बाद आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ विषय ऐसे हैं हमारे जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके जो है इस पे कानून बना सकते हैं। तो जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया,
है ना। तो इन सारे जो मतलब हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा है। ऐसे विषय जो दोनों ही यानी कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं, तो उसको बताया गया है शेड्यूल नंबर 7 में। अब शेड्यूल नंबर 8 की बात करते हैं, तो इसमें रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस जो कि हैं भारत की 22 लैंग्वेजेस, उनको डिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल नंबर 8 में। शेड्यूल नंबर 8 में जितनी भी 22 भाषाएं जो हैं उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको। बाकी आपके ये जो 4 शेड्यूल हैं ये बाद में ऐड हुए थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा मेड हुआ था तब ऐड किए गए थे, लेकिन बाकी 4 ये जो शेड्यूल्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद जो है इन 4 शेड्यूल्स को ऐड किया गया था, जिसमें पहला शेड्यूल 9th नंबर का था जो कि लैंड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या था, जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो जमींदार लोग थे उनके पास कई जमींदारों के बाद बहुत ज़्यादा लैंड था। उससे क्या होता था कि जो पुअर फार्मर्स होते थे उनके पास लैंड नहीं थे, वो एज ए मतलब कि उनके लेबर के तौर पे काम करते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा जिसके पास एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है तो उसको हम उन सब में पुअरर सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। तो उसी के लिए ये जो है लैंड रिफॉर्म्स लाया गया था 1951 में, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट जो है पहला अमेंडमेंट हुआ था हमारा, अमेंडमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, तो उसको शेड्यूल नंबर 9 में रखा गया था। शेड्यूल नंबर 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में ऐड हुआ था। इसको ऐड करने का कारण ये था कि पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उसमें जो MP MLAs हैं वो बिना किसी डर भाव के एक पार्टी से जीत के आते थे और दूसरी पार्टी में चले जाते थे, तो उनके ऊपर कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता था, जिस वजह से वो इजीली ट्रांजिशन कर जाते थे एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में। तो इससे क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको लॉस होने लगा कि भाई वो हमारे सिंबल पे जीत के आए और किसी और पार्टी में जाकर के शामिल हो गए किसी भी वजह से अपने बेनिफिट को देखते हुए। तो इसकी वजह से ये जो है शेड्यूल नंबर 10 को एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 ऐड किया गया। इसके बाद 11th और 12th इसको ये जो 2 शेड्यूल्स ऐड किए थे इनका मोटिव था कि जो है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हमें जो अभी हमारा गवर्नेंस था वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रहा था या स्टेट गवर्नमेंट, नीचे तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था। तो इन 2 शेड्यूल्स को ऐड करने का कारण था डिसेंट्रलाइजेशन को महत्व देना। यहाँ पे 11वें शेड्यूल में पंचायती राज यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और शेड्यूल नंबर 12 म्युनिसिपैलिटीज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 2 अमेंडमेंट्स ऐड किए गए थे। 11th में जो है पंचायती राज यानी कि गांवों में जो गवर्नमेंट थी लोकल लेवल पे बनाई जाए उसके लिए पंचायती राज को ऐड किया गया था, और शहरों के अंदर जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स काम करेगी उसके लिए जो है म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया था। तो ये 12 शेड्यूल्स जो हैं अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब हमने 12 शेड्यूल्स को समझ लिया, लेकिन क्या होता है कि हमें याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसके लिए याद करने के लिए मैं बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं कि लेट्स सपोज आप स्टोरी समझिए कि आप एक देश में रहते हैं, उस देश में क्या है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज 2 तरीके की जगहों में डिवाइड किया गया है, या तो स्टेट्स हैं या तो यूनियन टेरिटरीज है। तो आप समझिए एक देश में हैं आप, वहां पे आप जो है नेम यानी कि स्टेट और यूटीज हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरी कहानी में जब आगे बढ़ते हैं तो उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए कुछ MP MLAs जो कि हम चुन के भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं। अब देखिए तीसरे को पहले समझिए फिर दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। तीसरे में जो MP MLAs हमारे जीत के आते हैं वो ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम एक, आप जानते हैं कि जब भी कोई भी MP MLA पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जाता है उससे पहले उसको शपथ लेनी पड़ती है। तो ये लोग क्या करते हैं, आप एक आइडिया से समझिए कि ये लोग शपथ लेने से पहले सैलरी मांगने लगते हैं, ठीक है। शेड्यूल नंबर 2 में बताया गया कि भाई पहले सैलरी दे दो मेरे को, मेरे के जो अधिकार हैं प्रिविलेजेस हैं वो दे दो, शपथ में बाद में ले लूंगा। आप समझिए, मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने का। तो ये पहले सैलरी मांग रहे हैं फिर ओथ ले रहे हैं, तो याद हो जाएगा कि भाई मैं स्टेट में रहता हूँ, वहाँ के MP MLAs पहले सैलरी मांगते हैं दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे जाकर के वो ओथ लेते हैं। कैसे लोग हैं। फिर
आए कि अच्छा सैलरी और ओथ ले लिए, ओके, लेकिन ये कहाँ के हैं? राज्यसभा, आपको याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। जो भी उन स्टेट्स या यूटीज हैं उनमें जो पॉपुलेशन के बेसिस पे हम राज्यसभा की सीटें डिसाइड होती हैं, वो है हमारा चौथे शेड्यूल पे। तो 4 शेड्यूल याद हो गया कि स्टेट्स में, मैं एक देश में रहता हूँ, वहाँ स्टेट्स और यूटीज हैं, जहाँ के लोग, जहाँ के एमपी एमएलए ओथ लेने से पहले सैलरी मांगते हैं, सैलरी के बाद वो ओथ लेते हैं। अब वहाँ पे ओथ लेते हैं, इसके बाद क्या है कि राज्यसभा है। राज्यसभा के अंदर क्या है? राज्यसभा के अंदर जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन होता है, यानी कि वहां की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहां के स्टेट्स और यूटीज को जो है राज्यसभा में सीट्स एलोकेट होती हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको शेड्यूल नंबर 4 में मिलता है। चलिए ये 4 हो गए। अब आते हैं 5 और 6। कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि दोनों ही SC ST से रिलेटेड है। तो आप एक चीज याद रखिए कि 6 नंबर का जो 5 नंबर का है, 5 नंबर का शेड्यूल है, उसमें कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC ST इन वेरियस स्टेट्स। अब यहाँ पे 10 स्टेट्स है, 5 टू 10, यानी कि 10 स्टेट्स हैं, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि 5th शेड्यूल की बात कर रहा है, इसमें 10 स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है। माइंड में याद रखिए 5 टू 10 यानी कि 10 स्टेट वाला जो शेड्यूल है वो शेड्यूल नंबर 5 है। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर की 6। शेड्यूल नंबर 6 में बात किया गया है ट्राइबल एरियाज के बारे में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें 4 स्टेट्स हैं, सिर्फ 4 हैं। अब आप 6 में है, वहां पे 4 है, यहाँ पे आप समझ गए 5 टू 10 स्टेट्स वाला 5वां रहेगा। तो छठा अपने आप याद रहेगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में शेड्यूल नंबर 6 में बताया गया है। अब शेड्यूल नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 में सबका साथ सबका विकास वाली बात आ जाती है। तो हमें यहाँ पे सबका साथ सबका विकास लेके चलना है, यानी यूनियन, स्टेट्स और कॉन्क्रीट, इनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो जो है शेड्यूल नंबर 7 में बताए गए हैं, ठीक है। अब जब सबका साथ सबके साथ की विकास की बात हो रही है तो हमें उसके लिए क्या जरूरी है? लैंग्वेज जब तक कम्युनिकेबल नहीं होगा, आप लेट सपोज आप 5 लोग हैं, आप डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो फिर उस चीज को कॉमन करें तो वो भारत की जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनको शेड्यूल नंबर 8 में रखा गया। आप सीरियल से याद करेंगे कहानी की तरह तो ही याद होगी। अच्छा भाई लैंग्वेज तक पहुंच गए, चलिए कोई बात नहीं, लैंग्वेज भी हो गई हमारी। अब लैंग्वेज के आने के बाद हमको पता चलता है हमारे देश में कुछ लोगों के पास बहुत जमीन है ज्यादा, तो फिर उस ज्यादा जमीन को क्या करना है? हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें? जो हमारे पुअर सेक्शन है उनको। वो कैसे होगा? कानून बनाएगी जो है हमारे देश की सरकार, और उसके बेसिस पे फिर हम एक जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो यहाँ पे हो जाएगा आपका। अब भाई सरकार तो कानून बना रही, पता चला मैं तो लोगों के विकास की बात कर रहा हूँ और मेरे ही MP मेरा ही विकास रोक रहे हैं। मैं इधर विकास, लोगों की मदद करना चाह रहा था और ये क्या करने लगे? मेरी पार्टी को छोड़ के जाने लगे। तो उसके लिए फिर मैं एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आ गया कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जब ये सारी चीजें हो गई थी तब फिर क्या हुआ कि हमको एक समस्या आने लगी कि देखिए सेंट्रल में बैठा व्यक्ति और स्टेट ये बड़े एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, और बड़े एरिया को कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उनको उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो हमारे देश गांधी जी जो थे उन्होंने, मतलब उनका ये बहुत ज्यादा वो था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। उस डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से निकल के आता लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स को बनाना। अब जब लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स बनेंगी तो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स 2 तरह की, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर 2 तरीके से आप देखते हैं, शहर और गांव, ठीक है। शहर और गांवों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी तो उसको कंट्रोल, फिर गांवों के लिए हमने पंचायती राज लाया, यानी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, यानी कि लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट्स को बनाने लगे। और शहरों के लिए फिर म्युनिसिपैलिटीज ले आए, नगर पालिका, ठीक है। तो वहां पे हम पार्षद वगैरह ले आए तो वो म्युनिसिपैलिटीज आ गई। तो 73 है। तो इस तरह से ये हमारे 12 शेड्यूल्स हैं जिनको हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा है, और आई थिंक आपको ये समझ में भी आएगा और याद भी हो गया होगा। तो ये होगा शेड्यूल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो है वो आर्टिकल्स के बारे में। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और मैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में सिर्फ बात करूंगा जिनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 110%। इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मतलब नॉर्मल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाएगा आराम के साथ में। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। थैंक यू।